दोस्तों इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों कोई भी डीसी जनरेटर होता है उसमें फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है 2 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8 तक हो सकती है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो पहला पोल है वो एन, दूसरा है एस यानी नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर 2 पोल दिखाए गए हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर होता 8 पोल के लिए तो यहाँ पर 4 पोल होते एन के और 4 पोल होते एन और 4 पोल होते एस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं। ऑप्शन है कास्ट स्टील के, ऑप्शन बी है माइका के, ऑप्शन सी तांबा के, ऑप्शन डी है जस्ता के। दोस्तों डीसी जनरेटर के फील्ड पोल ये बने होते हैं हमेशा कास्ट स्टील के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। ऑप्शन ए है एडी धारा क्षति, ऑप्शन बी है ताम्र क्षति, ऑप्शन सी है यांत्रिक क्षति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है वहाँ पर हमको एडी करंट को कम करना होता है। तो जो एडी धारा क्षति होती है, भंवर धारा क्षति, उसको हम कम करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है जो इसकी जो प्लेटें हैं यानी जो लेमिनेटेड यहाँ पर की गई है, कोर को यहाँ पर एक एक करके ऊपर नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर इनको लेमिनेटेड करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं। ऑप्शन ए है आर्मेचर को घूमने में आसानी होगी, ऑप्शन बी है आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी है माइका भरने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्मेचर में स्लॉट यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की गई है। तो ये स्लॉट होती है उनमें वाइंडिंग स्थापित की जाती है जो यहाँ पर खांचे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होगी। दोस्तों जहाँ पर वेव वाउंड आर्मेचर होता है वहाँ पर हमेशा समांतर पथों की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ए बराबर 2। यदि यहाँ पर होता लेप वाउंड आर्मेचर तो वहाँ पर हम क्या करते, ए बराबर पी, जितनी वहाँ पर पोल होंगे उतनी वहाँ पर समांतर पथ होंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है वेव वाउंड, तो वेव वाउंड के लिए हमेशा 2 ही होती है चाहे पोल कितने भी हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रश के द्वारा, ऑप्शन बी है आर्मेचर के द्वारा, ऑप्शन सी है दिक् परिवर्तक के द्वारा, ऑप्शन डी है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, यह है कम्यूटेटर, इस पर चिपकी हुई है यहाँ पर ब्रश। तो यहाँ पर कम्यूटेटर पर से करंट को कौन यहाँ पर एकत्रित कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ये कर रही हैं कार्बन ब्रश। तो यहाँ पर ब्रश के द्वारा यहाँ पर करंट को बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा हो जाएगी। तो दोस्तों हम डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा बदल देते हैं तो वहाँ पर उसके करंट की दिशा भी बदल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। ऑप्शन ए है पृथक उत्तेजित, ऑप्शन बी है स्थायी चुंबक, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डायनेमो होता है उसमें जो प्रणाली प्रयोग की जाती है वो स्थायी चुंबक होती है। डायनेमो में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो हमारे पास कम विद्युत वाहक बल जनरेट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन सी है कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वहाँ पर क्या करते हैं हम, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कोई भी हमारे पास लोहे की वस्तु होती है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको जंग से बचाने के लिए।
तो वहाँ पर हम डीसी शंट जनित्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको एक समान विद्युत चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रखा है कि कोई गाड़ी है, उसकी बॉडी पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड के द्वारा यहाँ पर विद्युत सप्लाई दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वह जनित्र कहलाता है। ए है डीसी सीरीज जनित्र, बी है डीसी शंट जनित्र, ऑप्शन सी है डीसी कंपाउंड जनित्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वहाँ पर वो जनित्र कहलाएगा कंपाउंड जनित्र। यहाँ पर दिखा रखा है एक वाइंडिंग है आर्मेचर के समांतर में या आर्मेचर के सीरीज में है, तो ये यहाँ पर कौन सा जनित्र है, डीसी कंपाउंड जनित्र। ये वाइंडिंग यहाँ पर कट जाएगी। यहाँ पर जो चित्र है वो डीसी कंपाउंड जनित्र का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ऑप्शन ए केवल फुल लोड पर, ऑप्शन बी केवल नो लोड पर, ऑप्शन सी फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो कंपाउंड जनरेटर होता है हमारे पास, उसमें हमेशा फुल लोड से नो लोड तक विद्युत वाहक बल स्थिर ही रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डीसी शंट, ऑप्शन बी है डीसी सीरीज, ऑप्शन सी डिफरेंशियल कंपाउंड, ऑप्शन डी है कम्युलेटिव कंपाउंड। तो दोस्तों लेथ मशीन में हम जो प्रयोग करते हैं वो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि दोनों वाइंडिंगों का फ्लक्स है वो जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, चुंबकीय पदार्थ की बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में कौन सी वैद्युतिक क्षति कहलाती है। ऑप्शन ए है एडी धारा क्षति, ऑप्शन बी है हिस्टेरिसिस क्षति, ऑप्शन सी है ताम्र क्षति, ऑप्शन डी है यांत्रिक क्षति। तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी होगी, ये होगी हिस्टेरिसिस क्षति। जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो यहाँ पर चुंबकित तथा विचुंबकित होने पर, कोई भी हमारे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है वो एक बार होगा चुंबकित तथा फिर विचुंबकित होने पर वहाँ पर क्षति होती है, उसको हम हिस्टेरिसिस क्षति बोलते हैं। यहाँ पर जो हिस्टेरिसिस वक्र दिखाया गया है, इसके कारण ये जो क्षति हो रही है उसी के कारण इसको हिस्टेरिसिस क्षति बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। ऑप्शन है स्ट्रे क्षति, ऑप्शन बी है नियत क्षति, ऑप्शन सी है अतिरिक्त क्षति, ऑप्शन डी है कुल क्षति। तो दोस्तों ये हमारे पास नियत क्षति होती है। जो लोह क्षति होती है, यांत्रिक क्षति होती है एवं शंट फील्ड क्षति होती है वो हमेशा नियत होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। ऑप्शन ए है तर्जनी, ऑप्शन बी है मध्यमा, ऑप्शन सी है अंगूठा, ऑप्शन डी है अनामिका। दोस्तों यहाँ पर पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये कौन सी उंगली करेगी, ये करेगी मध्यमा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंगुली दिखाई गई है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा को दर्शा रही है। ये अंगूठा, ये चालक की गति, यानी जो हमारी मशीन है वो किस तरफ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जो हमारे पास तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आर्मेचर प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है कम्यूटेशन, ऑप्शन सी है एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन डी है विचुंबकन। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर मुख्य पोल होते हैं उनके बीच में हम छोटे फील्ड पोल्स स्थापित करते हैं, तो दोस्तों उनको बोला जाता है इंटरपोल। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए दे रखा है इंटरपोल, यहाँ पर इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? ऑप्शन ए है तापीय, ऑप्शन बी है गतिज, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है स्थितिज। तो दोस्तों यहाँ पर जो विधि है वो गतिज होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो दो चुंबक, एक चुंबक है जिसके पोल हैं एन और एस, इनके बीच में है एक यहाँ पर चालक है, उसको गतिमान कराया जा रहा है। जैसे इस चालक को इसमें गतिमान कराया जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, यानी विद्युत वाहक बल बनेगा। तो यह कौन सा होगा? गति द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे गतिज विद्युत वाहक बल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? दोस्तों जो डीसी जनरेटर वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है लेंज का नियम, ऑप्शन बी है ओम का नियम, ऑप्शन सी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो करता है यह है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये नियम क्या बोलता है कि कोई भी हमारे पास चालक है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराएं तो वहाँ पर उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसा यहाँ पर इस चित्र में दिखा रखा है, ये एक क्या है? चालक है तांबे का। जब हम इसको यहाँ पर मूव कराएंगे इस चुंबकीय क्षेत्र में तो इस चालक में क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही यहाँ पर फैराडे ने बताया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए है कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि, ऑप्शन बी है आर्मेचर, ऑप्शन सी है सभी, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर कम्यूटेटर तथा ब्रश भी चाहिए, आर्मेचर भी चाहिए तथा चुंबकीय क्षेत्र की भी ज़रूरत होती है। तो सभी इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है? यानी डीसी जनरेटर का क्या काम करता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ऑप्शन बी है ध्वनि ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है हमारे पास, यह हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है? डीसी प्रकार की, यानी डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? दोस्तों हमारे पास कोई भी कुंडली है तो उसमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? कोर्कस्क्रू नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम, ऑप्शन सी दाएं हाथ की अंगूठे के नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वो है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि? ऑप्शन है यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, ऑप्शन बी है यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी है यह सस्ता होता है। तो दोस्तों हम डलवा लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं? उपरोक्त यहाँ पर तीनों कारण सही है। यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है और यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा भी देता है और यह सस्ता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है? दोस्तों आर्मेचर प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत कम होता है, यानी एक ओम या 1 ओम से भी कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे 50 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 500 ओम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका मान या तो 1 ओम होगा या 1 ओम से भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं यहाँ पर इनके मध्य यहाँ पर इस जोड़ में कौन सा पदार्थ है जो भरा जाता है? ऑप्शन ए है अब्रक, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है रबर। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर अब्रक को इनके बीच में भरा जाता है ताकि यह अलग अलग रहें या शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पर दो ये पत्तियाँ दे रखी हैं, इनके बीच में यहाँ पर अब्रक भरा जाता है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है अर्ध तरंग परिशोधक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी है वोल्टता को बढ़ाता है। ऑप्शन सी धारा को नियत रखता है। ऑप्शन डी है एक दिशा धारा देने में सहायता करता है। तो दोस्तों ये क्या काम करता है? एक दिशा धारा देने में सहायता करता है। कम्यूटेटर क्या होता है? जो करंट को एक ही डायरेक्शन में देता है, इसी कारण यह हमको डीसी करंट देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यदि डीसी जनरेटर होता है उसके आर्मेचर को हम स्लिप रिंग से जोड़ दें तो वहाँ पर वो कौन सी करंट देगा बाहर? ऑप्शन है डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी है अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी है ओसिलेटिंग करंट, ऑप्शन डी है शून्यावर्ती करंट। तो दोस्तों स्लिप रिंग जोड़ने पर हमको मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। कम्यूटेटर के द्वारा हम डीसी करंट प्राप्त करते हैं और जो स्लिप रिंग होती है उसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त करते हैं। और जो हमारा डीसी जनरेटर आर्मेचर होता है उसमें हमेशा एसी करंट ही होता है, वो एसी ही उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है वह सब लुब्रिकेटिंग होते हैं, ऑप्शन बी है उनका तापमान गुणांक, ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों गुण होते हैं, ऑप्शन डी है वे नरम होते हैं। तो दोस्तों ए बी डी तीनों के कारण ही यहाँ पर कार्बन प्रयुक्त किया जाता है। वह सब लुब्रिकेटिंग भी होता है, ताप गुणांक उसका निम्न होता है और वो नरम होते हैं। नरम होने पर क्या करेंगे? वो आर्मेचर को घिसने नहीं देंगे, जो कम्यूटेटर होता है उसको घिसने नहीं देंगे, स्वयं घिस जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर सुरक्षित रहेगा। तो इस कारण यहाँ पर हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तीनों गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी है तांबा एवं कार्बन का मिश्रण। तो दोस्तों जो बड़ी क्षमता वाली मशीनें होती हैं उनके लिए हम तांबा एवं कार्बन मिश्रण जो ब्रश होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, और जो छोटी मशीनें होती है वहाँ पर हम कार्बन ब्रश का ही प्रयोग करते हैं। बड़ी मशीनों में हमको हाई करंट प्राप्त करना होता है, इसलिए वहाँ पर तांबा और कार्बन का मिश्रण प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? तो दोस्तों जो कार्बन ब्रशों का मान है वो यहाँ पर है 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होने वाला समीकरण ये होता है E बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो यहाँ पर दे रखा है फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फाई क्या होता है यहाँ पर? फाई होता है यहाँ पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। जेड होता है यहाँ पर चालकों की संख्या, जो यहाँ पर कितने चालक यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। एन होती है स्पीड, यानी कितनी स्पीड से हमारा जनरेटर घूम रहा है। पी होते हैं जनरेटर में पोल की संख्या, और ए होता है यहाँ पर समांतर पथों की संख्या, यानी कितने पथों से यहाँ पर करंट बाहर निकल रहा है आर्मेचर से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सिंप्लेक्स लैप वाउंड के लिए पूछा है। तो लैप वाउंड के लिए हमारे पास हमको पता है ए बराबर पी होता है, और जो वेव वाउंड होता है उसके लिए ए बराबर 2। वेव वाउंड आर्मेचर के लिए समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही होती है, और जो लैप वाउंड होता है उसके लिए हमेशा पोल की संख्या जितनी होगी उतनी ही समांतर पथों की संख्या होगी। तो यहाँ पर सिंप्लेक्स के लिए पूछा है, तो यहाँ पर जितने 8 पोल हैं तो यहाँ पर 8 ही क्या होंगे? समांतर पथ होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है?
ऑप्शन ए है चालकों की संख्या पर, ऑप्शन बी है ध्रुवों की संख्या पर, डी है गति पर और ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों पर। तो दोस्तों जो यहाँ पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल है ये तीनों पर निर्भर करता है, चालकों की संख्या पर भी, ध्रुवों की संख्या पर भी, गति पर भी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो ये इन सभी पर यहाँ पर विद्युत वाहक बल निर्भर करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो। तो दोस्तों यहाँ पर होगा जो वेव वाइंडिंग है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा लेफ्ट वाइंडिंग की तुलना में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेव वाइंडिंग के लिए क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज अधिक होता है लेकिन करंट कम होता है। लेफ्ट वाइंडिंग में होता है वहाँ पर वोल्टेज कम होता है लेकिन करंट अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है चालक के पदार्थ, ऑप्शन बी है फ्लक्स, ऑप्शन सी है गति व फ्लक्स दोनों, ऑप्शन डी है जनरेटर की गति। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करना है, तो वहाँ पर हम क्या कंट्रोल करेंगे, गति व फ्लक्स दोनों कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है। दोस्तों हमारे पास कोई भी जनित्र है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, क्यों, इनमें से कौन सा कारण है। ऑप्शन ए है कंपन, ऑप्शन बी अधिक उत्तेजना, ऑप्शन सी है हेमरिंग व ओवर हीटिंग दोनों, ऑप्शन डी है हेमरिंग। तो दोस्तों जो हमारे पास जनरेटर होता है वो हेमरिंग यानी इसको अधिक पीटा जाए या ओवर हीटिंग यानी ज़्यादा उसको गर्म किया जाए तो वह अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं, यहाँ पर इसको पीटा जा रहा है और यहाँ पर इसको ओवर हीट यानी गर्म किया जा रहा है। तो यह यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है। ऑप्शन ए है क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक है, ऑप्शन बी है इनमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो, ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों में से एक कोई भी एक, ऑप्शन डी है घूर्णन की दिशा गलत हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन तीनों में से कोई भी कारण होता है तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार हैं। दोस्तों प्राइम मूवर यानी उनको डीसी जनरेटर को हम कौन कौन सी चीज़ से घुमा सकते हैं या कौन कौन से हम जो वहाँ पर उपकरण है वो प्रयोग कर सकते हैं डीसी जनरेटर को घुमाने के लिए। तो पहला है डीजल इंजन चालित यानी डीजल इंजन से उसको घुमा सकते हैं, तो हाँ घुमा सकते हैं। ऑप्शन बी है हाइड्रो टर्बाइन, उससे भी हम घुमा सकते हैं। ऑप्शन डी है गैस टर्बाइन, तो दोस्तों हम गैस टर्बाइन से भी घुमा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम तीनों से कोई भी डीसी जनरेटर को घुमा सकते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है डीजल द्वारा जनरेटर को घुमाया गया है। ये डीसी जनरेटर है उसको हम डीजल से भी घुमा सकते हैं, जल टर्बाइन से भी घुमा सकते हैं और यहाँ पर गैस टर्बाइन से भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार हैं अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए। तो दोस्तों हमारे पास डीसी जनरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पृथक उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है स्वउत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड। तो पृथक उत्तेजित होता है उसमें हम उसकी फील्ड वाइंडिंग को कोई भारी सोर्स से वहाँ पर एक्साइट करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोनों, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो चित्र में दिखाया गया है पृथक उत्तेजित यानी इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है एन और एस पोल हैं इसके, इनको बाहर से बैटरी से सप्लाई दे रखी है, लेकिन जो यहाँ पर सब उत्तेजित है इसको यहाँ पर हम इसके आर्मेचर वाइंडिंग से ही इसको सप्लाई दे रखी है।
तो यहाँ पर इसका चित्र हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस कारण से किसी डीसी जनरेटर, यानी यहाँ पर है निम्न किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो सकता है? ऑप्शन है जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना, ऑप्शन बी है ओवरहीटिंग, ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी है भारी ओवरलोडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, कोई भी जनरेटर होता है उसको हम लंबे समय तक, यहाँ पर दिखा रखा है कि लंबे समय तक हम इसको प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर ओवरहीट, यानी हम जनरेटर गर्म हो रहा है फिर भी हम उसको चला रहे हैं, यानी वहाँ पर वो ओवरहीट कर रहा है। तीसरा कारण है भारी ओवरलोडिंग, यानी हमारा जो जनरेटर है वो 5 किलोवाट का है लेकिन हम उस पर 8 किलोवाट का लोड जोड़ रहे हैं। इतना 8 किलोवाट से भी ज़्यादा का लोड जोड़ रहे हैं 5 किलोवाट के जनरेटर पर, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त यहाँ पर तीनों कारण हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी है शंट जनरेटर, ऑप्शन सी है पृथक उत्तेजित जनरेटर, ऑप्शन डी है सीरीज जनरेटर। तो दोस्तों हमारे पास जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, ये क्या करते हैं, इनको अवशिष्ट चुंबकत्व की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके जो फील्ड वाइंडिंग होती है उनको एक्साइट करने के लिए बाहर से सप्लाई दी जाती है। बाहर से सप्लाई यानी या तो हम कोई भी बैटरी से सप्लाई दे सकते हैं या कोई डायनामो से सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो चित्र में दिखा रखा है, इसको हम पृथक उत्तेजित, यानी ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है मोटर की, ये इसका आर्मेचर है, तो यहाँ पर इसको हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो बाहर से दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र हो? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वही यहाँ पर दे रखा है कि फील्ड वाइंडिंग को किसके द्वारा उत्तेजित करेंगे हम यदि जनित्र को हम पृथक उत्तेजित रखते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत द्वारा, ऑप्शन बी है अपनी धारा द्वारा, ऑप्शन सी है पल्सेटिंग करंट द्वारा, ऑप्शन डी है प्रत्यावर्ती धारा के बाह्य स्रोत द्वारा। तो दोस्तों हम यदि डीसी जनित्र है तो वहाँ पर हम डीसी ही देंगे, और डीसी को कहाँ से दे रहे हैं हम, बाह्य स्रोत से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर इसको बाहरी सोर्स से हमने, यह है बैटरी, इसके द्वारा हमने इसको यहाँ पर एन और एस पोल को सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, तो ये है एक बाहरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनित्र हो? अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि फील्ड वाइंडिंग को हम कैसे उत्तेजित करेंगे यदि वह स्व उत्तेजित जनित्र हो, उसका नाम हो सेल्फ एक्साइटेड जनित्र, तो हम वो है वहाँ पर अपनी ही धारा का प्रयोग करता है। यहाँ पर जो वाइंडिंग हो रही है फील्ड पर, यहाँ पर किससे जुड़ी रहती है, कम्यूटेटर से जुड़ी रहती है, यानी इन्हीं कार्बन ब्रशों से यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है, और जैसे जनित्र को चलाया जाता है जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी से यह कुंडली एक्साइट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सब उत्तेजित जनित्र है वो अपनी ही धारा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब उत्तेजित जनित्र का प्रकार है। ऑप्शन ए है मिश्रित जनित्र, ऑप्शन बी है श्रेणी जनित्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है संट जनरेटर। तो दोस्तों जो सब उत्तेजित जनित्र कौन कौन से हो सकते हैं, वे कंपाउंड जनरेटर भी हो सकते हैं, श्रेणी जनरेटर भी हो सकते हैं, या संट जनरेटर भी हो सकते हैं। जो सब उत्तेजित जनरेटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित, श्रेणी, संट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रखे हैं चित्र कंपाउंड, सीरीज और संट जनित्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात सही है, यानी जो सीरीज जनरेटर होता है हम उसको बिना लोड नहीं चलाएंगे। ऑप्शन बी है सीरीज जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं।
दोस्तों ये बात भी सही है, यहाँ पर चित्र में दिखा रखा आर्मेचर, लोड और फील्ड वाइंडिंग तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाया जाता है। हाँ दोस्तों ये भी सही है कि जो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है ये मोटे तार की है और उसमें लपेट की संख्या कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य कथन चुनिए। जो ऑप्शन ए है सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। हाँ दोस्तों ये बात सही है, जो सीरीज जनरेटर होता है उसका रेजिस्टेंस है वो कम होता है। ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सीरीज जनरेटर लोड बढ़ाने से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज घटता है। दोस्तों ये बात भी सही है, जो सीरीज जनरेटर होता है उसका जब हम लोड बढ़ाते हैं वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, तो वहाँ पर इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य होते हैं, यानी सभी सत्य यहाँ पर ए बी और डी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है बूस्टर, ऑप्शन बी बैटरी चार्जिंग, ऑप्शन सी लाइटनिंग लोड, ऑप्शन डी घरेलू प्रयोग। दोस्तों हम सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं बूस्टर के रूप में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित की जाती है। ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। जो शंट जनरेटर होता है उसको लोड संयोजित करके नहीं चालू करना चाहिए। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर की, यानी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आर्मेचर की समांतर में यहाँ पर जोड़ रखा है। डी शंट शंट फील्ड की जनरेटर वाइंडिंग पतले तार, यहाँ पर ये वाइंडिंग है ये पतले तार तथा अधिक लपेट की बनाई जाती है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। ये क्वेश्चन होगा पूरा निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा, जो आर्मेचर धारा है वो ज्ञात की जाती है। तो कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम आर्मेचर धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको पता है जो जनरेटर के लिए होता है इसका फॉर्मूला होता है V बराबर टर्मिनल वोल्टेज, V बराबर E यानी EB बैक EMF प्लस IA यानी आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इसका ये पूरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पूछा है कि आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट क्या होती है IA। तो IA को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये बनेगा V माइनस E अपॉन RE। इस तरह यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम। ऑप्शन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए, ऑप्शन सी है उपरोक्त तीनों विधियाँ प्रयोग की जानी चाहिए, ऑप्शन डी है इंटरपोल्स प्रयोग किए जाने चाहिए। तो दोस्तों हम जब कम्यूटेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक विधि का प्रयोग करेंगे। उपरोक्त तीनों विधियाँ प्रयोग की जानी चाहिए। यहाँ पर कोई सी भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या हम कार्बन ब्रश का, या हम इंटरपोल का प्रयोग कर सकते हैं। ये इनका प्रयोग करने से क्या होगा, हमारे पास जो कम्यूटेशन है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।